हेलो स्टूडेंट। विज्ञान विषय की जो हमने आरबीएससी का जो ये संशोधित सिलेबस जारी हुआ था 2021-22 का, इसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये हमारा अध्याय 16 है। इसमें 11 चैप्टर जो हमारे कोर्स में हैं। कितने? 11 चैप्टर ये हम कवर कर रहे हैं। बाकी 5 चैप्टर जो हैं वो अभी संशोधित रूप से हटा दिए गए हैं, तो 5 हमें नहीं पढ़ने हैं। केवल कितने पढ़ने हैं? 11। तो 11 लगभग लगभग हमने सारे सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 16, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अध्याय 16। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए, जो प्रकृति ने दिए और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, जो प्रकृति ने दिए हैं वो प्राकृतिक संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समाप्य और असमाप्य। नाम से ही क्लियर है, समाप्य जो समाप्त होंगे, असमाप्य असमाप्य जो समाप्त नहीं होंगे। समाप्य क्या? वे संसाधन जो बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इनके बारे में निकट भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये समाप्त हो सकते हैं। दूसरा है असमाप्य संसाधन। वे संसाधन जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं तथा समाप्त नहीं होते, असमाप्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु। वायु कभी भी समाप्त नहीं होगी दोस्त। प्रदूषण क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है, जो निम्न है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। आइए देखते हैं पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरण समस्याएं वैश्विक समस्याएं तथा इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। असहाय यानी कि हम अकेले मिलकर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनियमन आवश्यक है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं तथा विभिन्न संगठन इस हेतु कार्य कर रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण ना हो। शोषण ना हो यानी कि केवल हम ही इनका उपयोग नहीं कर सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम बनाए गए हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारे पास इतनी मात्रा में कोयला और पेट्रोलियम है, तो इनके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित विकास के लिए, विविधता को बचाने के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, बचाए रखने के लिए, इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है। देखिए आगे, प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होने से बचाने के लिए। 5वां है संसाधनों को समाज के सभी वर्गों में उचित वितरण और शोषण से बचाने के लिए, यानी कि समाज के सभी वर्ग इनका उपयोग कर सकें, केवल एक वर्ग इन पर अपना अधिकार नहीं जमाए। देखिए, संसाधनों के दोहन का अर्थ। जब हम संसाधनों को अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो बड़ी तीव्रता से इनमें कमी आती है। इससे हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। अगर अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो क्षति पहुंचेगी पर्यावरण को। जब हम खुदाई से प्राप्त धातु धातु का निष्कर्षण करते हैं तो साथ में अपशिष्ट भी प्राप्त होता है। किसका निष्कर्षण करते हैं? धातु का। तो साथ में अपशिष्ट भी प्राप्त होता है, जिनका निपटारा नहीं करने पर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण बहुत सी आपदाएं आती है। ये संसाधन हमारी ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों के भी है। संसाधन केवल हमारे अकेले के नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भी हैं। देखिए, गंगा कार्य परियोजना के बारे में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है
क्या है? यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसे सन कब शुरू किया गया था? 1985 में। गंगा के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है। किसके स्तर को सुधारने के लिए? गंगा के स्तर को। कौन सी परियोजना है? गंगा कार्य परियोजना। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने हेतु कारक। तो पहला है जल का पीएच, जो सार्वसूचक की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो पीएच वैल्यू ज्ञात कर लो जल की, कि जल अम्लीय है या क्षारीय। दूसरा, जल में कोलिफॉर्म जीवाणु जो मानव आंत्र में पाया जाता है की उपस्थिति जल को संदूषित होना दिखाती है। कैसा दिखाती है? जल को संदूषित होना। कौन दिखाती है? कोलिफॉर्म जीवाणु। कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत्र में। अब देखिए भाई पार सिद्धांत, ये तो पूछा ही जाएगा 2021-22 में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तो। सबसे पहला है रिफ्यूज, यानी कि इनकार, यानी कि मना कर दो। उपयोग नहीं हो तो मना करो। उपयोग ना आने वाली वस्तुओं को ना कहना, यानी कि मना कर दो जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। सामान खरीदते समय प्लास्टिक की थैली को ना कहना, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दूसरा आ रहा है रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग करो। वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना। आवश्यकता न होने पर, जैसे आवश्यकता ना होने पर पंखे व बल्ब के स्विच को बंद रखें, टपकते नल को ठीक करें और भोजन को ना फेंके, जरूरतमंद को दे देवें। अगला है रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग। पुनः उपयोग यानी कि कोई भी वस्तु, उसको फेंकने की जगह उसका फिर से उपयोग में लो। तो फेंकने के बदले वस्तु का पुनः उपयोग करें। जिस पानी से फल व सब्जी धोएं उसे पौधे में डाल दें। प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उनका बार बार उपयोग करें। अगला है रिपर्पोज, यानी पुनः प्रयोजन। वस्तु को पुनः किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करना। टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना, तो ये रिपर्पस कहलाता है, पुनः प्रयोजन। अगला है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण। पुनः चक्रित हो जाने वाली वस्तुओं को अलग अलग करना, जैसे प्लास्टिक, कांच की बोतल, इनको बार बार हम यूज में ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट, पुनः उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। अगला है संपोषित विकास। यह संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। संपोषित विकास जो हमने देखा ऊपर, वो क्या है कि वर्तमान आवश्यकताएं तो पूरी होती है, लेकिन भावी संतति के लिए संसाधनों की संरक्षण की व्यवस्था भी करती है। कौन? संपोषित विकास के अंतर्गत। देखिए, संपोषित विकास का उद्देश्य मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करना। वर्तमान जो आवश्यकता उनको पूरी करना और विकास के लिए प्रोत्साहित करना। पर्यावरण को नुकसान से बचाना और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ाना। देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। इनके संसाधनों का संरक्षण के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है? तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके इस प्रकार से इनका उपयोग करना चाहिए। इनका वितरण सभी समूहों में समान होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी अ, कमजोर वर्ग को कम से कम संसाधनों का उपयोग करने को मिले। अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंध हो। अगला है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन जैव विविधता के तहत तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व नष्ट हो सकता है। देखते हैं आगे जैव विविधता क्या होती है।
किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये जो कहलाती है, किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अब तप्त स्थल क्या होते हैं? देखिए ये एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं ये परिभाषाएं, तो देख लिए। तप्त स्थल ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। दावेदार क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार कहलाते हैं। दावेदार यानी कि हक जमाते हैं। वनों के दावेदार, अब वनों के कौन कौन दावेदार हो सकते हैं? तो स्थानीय लोग, वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं, जैसे लकड़ी काटकर अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं, पशुओं को चराते हैं। दूसरा है सरकार और वन विभाग, इनका इनके दावेदार देखते हैं। तो सरकार और वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व होता है तथा वे दोनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। तीसरे हैं वन उत्पादों पर निर्भर व्यवसायी, ऐसे छोटे व्यवसायी जो तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। तेंदु के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। परंतु वे वनों से किसी भी क्षेत्र पर निर्भर निर्भर नहीं रहते, किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं होते हैं। उनको जहां पर पत्ते मिलेंगे वो वहीं से इसका कलेक्ट कर लेते हैं। चौथा है वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी। वन जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य व्यवस्था में करना चाहते हैं। अभी जो प्रकृति की जो हालत देखी जा रही है उसी के हिसाब से इसकी इसके संरक्षण की अ, आद्य अवस्था में, प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। अगला है वन्य वन्य संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग। देखिए बहुत से वन्य के संरक्षण के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ महत्वपूर्ण लोग भी हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वन्य संरक्षण में मुख्य मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग, सबसे पहला आता है खेजड़ी वृक्ष। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव खेजड़ली में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। इंपॉर्टेंट है ये। किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। कब किया था? 1731 में। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर के एक कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव में। आइए देखते हैं। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। ये किसकी स्मृति में दिया जाता है? अमृता देवी की बिश्नोई की स्मृति में। देखिए खेजड़ी वृक्ष आंदोलन 1731 राजस्थान में हुआ था, है ना? राजस्थान के भी जोधपुर के एक गांव खेजड़ली में। अगला है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़वाल के रेनी नाम। जब ठेकेदार के लोग वनों को काटने आए तो वहां की महिलाएं उसी समय वहां पहुंच गई। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष वृक्ष काटने से रोक दिया। यह आंदोलन तीव्रता से सभी समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। ये तो सबसे तेज गति से फैला था वो आंदोलन कौन सा था? चिपको आंदोलन। तीसरा है पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने शहीद हुए साल के वृक्षों को अराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। किस क्षेत्र में नया जीवन दिया? अराबाड़ी वन क्षेत्र में। और किसको? वन विभाग ने शहीद हुए कौन से वृक्ष? साल के वृक्षों को। अब जल के बारे में देखते हैं। सभी के लिए जल।
जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा हमारे लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं भारत, इनके अलावा और कौन-कौन से क्षेत्र होते हैं और कौन-कौन सी साधन होते हैं जिनमें जल को एकत्रित किया जाता है। देखिए बांध, बांध में जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, ऐसे कैसे इनमें से कोई एक आ जाएगा आपके, अभी याद कर लेना इन्हें, इम्पोर्टेंट है तीनों। टिहरी बांध भगीरथी नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। बांधों के लाभ देखते हैं तो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करते हैं, विद्युत उत्पादन होता है, क्षेत्रों में लगातार जल का वितरण होता रहता है, जिससे पीने के जल की समस्या नहीं होती। बांधों से हानियां देखिए, सामाजिक समस्याएं, बड़ी संख्या में किसान व आदिवासी विस्थापित होते हैं, यानी कि उनके जो भूमि होती है वो डूब जाती है, तो उसके कारण उन्हें दूसरी जगह प्रवास करना पड़ता है। अगली है पर्यावरणीय समस्याएं, वनों का क्षय होना, जैव विविधता को हानि पहुंचना, पर्यावरण संतुलन बिगड़ना। आर्थिक समस्याएं, बहुत ज्यादा अत्यधिक धन लगता है, सही अनुपात में लाभ नहीं हो पाता। चौथा है जल संग्रहण, मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। देखिए अब ये अगला टॉपिक है हमारा, जल संग्रहण। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास। अब वर्षा जल का संचयन किस प्रकार से होता है? वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संरक्षण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है, बहुत प्राचीन है ये। कहाँ पे? भारत में। कुछ जल संग्रहण के तरीके निम्न है। देखिए कौन सी तकनीक कौन से राज्य में काम में ली जाती है? तो सबसे पहले है खादीन। खादीन बड़े पात्र या नाड़ी कहाँ काम में लिए जाते हैं? राजस्थान में। बंदारस एवं ताल कहाँ? महाराष्ट्र में। बंदिश कहाँ? एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आहार या पाइन बिहार में। एरिस कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। कुल्ह ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और बावड़ी पाई जाती है दिल्ली में। ये ये तकनीकें हैं जिनसे पानी को संचित किया जाता है, और ये उन्हीं जगहों के नाम है जहाँ पर ऐसा किया जाता है। बावड़ी सर्वाधिक कहाँ पर? दिल्ली में। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ। भौम जल यानी कि ऐसा जल जो भूमि के अंदर समा जाता है और उसे बाद में उपयोग में ले लिया जाता है। पानी का वाष्पीकरण नहीं होता, जमीन के अंदर होने से ये भाप बन के नहीं उड़ता। यह कुओं को भरता है, पौधों में पौधों में नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन को रोकता है। यह जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है। यानी कि भौम जल हो तो अ, अपशिष्ट इसमें नहीं मिलेंगे, ये साफ जल होता है। देखिए आगे, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। देखिए कोयला क्या है? 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ध्यान रखिए क्या लिखा हो, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कोयले का। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। किससे हुआ? समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों का अपघटन। यह अपघटन उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण हुआ, जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लगे। अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, तो अब कोयला कब समाप्त होगा? तो वर्तमान दर से प्रयोग, अभी जितना हम उपयोग कर रहे हैं से कोयला अगले 200 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम, वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्षों तक ही सीमित
मात्रा में मिलेगा, इसके बाद इसकी मात्रा में कमी आ जाएगी या ये खत्म हो जाएगी। अगला है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां। पहला, वायु प्रदूषण। कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायु को क्या करती है, प्रदूषित। और वायु को प्रदूषित करना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। दूसरा, बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करती है। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे दमा किसका कारण बनती है, खांसी का कारण बनती है। वैश्विक उष्णन क्या होता है, प्रकृति हमारे जो वायुमंडल है इसके ताप में वृद्धि होना क्या कहलाता है, वैश्विक उष्णन। तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है तथा वैश्विक उष्णता उत्पन्न करती है। अब जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं और इनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, के प्रयोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिए, ये समाप्य और सीमित हैं, एक बार समाप्त होने पर बनने में कई 100 साल लगते हैं, जैसे हमने देखा कोयला और पेट्रोलियम। अगला है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय। जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा उनको बंद कर दें। घरों में सीएफएल का प्रयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक सार्वजनिक वाहन में सफर करें या उसका यूज करें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करें। जहां तक हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें जिससे बिजली की बचत हो सके। देखिए दोस्तों, ये हमारा अध्याय जो था ये भी कंप्लीट हो चुका है। विज्ञान विषय से संबंधित हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर कोई छूटा है तो हम जल्द ही उसको अपलोड कर देंगे। और ये हमारा लगभग जो सीरीज हमने शुरू की थी वो आज खत्म होती है। अगर आपने अब इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान वाला जो हमारा सोशल साइंस वाला जो मैटर है, जो हमारी बुक्स हैं उनमें जो संशोधित सिलेबस दे रखा है उसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।